सो इंडिया में, भारतवर्ष में कई सारे स्कूल ऑफ फिलोसफीज़ निकले। कई आस्तिक थे, कई नास्तिक थे। एज इन कई वेदों पे विश्वास रखने वाले थे, कई वेदों पे विश्वास नहीं रखने वाले थे। सांख्य, न्याय, वैशेषिका, योग, ये वेदों को उतना नहीं मानते थे। मीमांसा, जिसे पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, वेदांत, ये मानते थे। और इन सारे स्कूल ऑफ फिलोसफीज़ के भी, या फिर इन सारे दर्शनों के भी, रिलीजियस फिलोसफीज़ या जो बोलो, मेटाफिजिकल फिलोसफी, हर फिलोसफी में पहली बात मेटाफिजिकल एलिमेंट्स थे ही। इवन इफ अगर हम कोई ग्रीक फिलोसफी जैसे स्टोइसिज्म को उठा के देख लें, और स्टोइसिज्म की भी आप ओल्डर बुक्स पढ़ोगे, जीनो वगैरह के वर्क्स, तो आई गेस जीनो के वर्क्स नहीं है, जीनो के स्टूडेंट्स के वर्क्स हैं वो, जहाँ वो जीनो की आइडियाज़ को एक्सपैंड करते हैं, तो वी कैन से कि जीनो के वर्क्स हैं। तो यू वुड फाइंड कि वहाँ पे भी मेटाफिजिकल चीज़ें थी। दे यूज टू बिलीव इन गॉड, एंड उनका भी मेटाफिजिकल कंसेप्ट वगैरह सब कुछ था। तो हर फिलॉसफी में रही है। अब ये जो हमारे दर्शन हुए हैं भारत में, कई बिल्कुल नास्तिक तौर पे, मतलब भगवान को ही ना मानने वाले, कि बॉडी के बाद कुछ होता ही नहीं है, वैसे चारवाक भी थे, बुद्ध दर्शन भी था, जैन दर्शन भी था। अब एक स्पेसिफिक दर्शन है जिसको आज मैं यूनिकली पॉइंट आउट करना चाहूँगा, दैट इज़ द दर्शन ऑफ अजीविकास। अब एक्चुअल अजीविका बचे नहीं हैं, उनका दर्शन ख़त्म हो गया टाइम के साथ। एंड बौद्धों ने और जैनों ने बहुत उनका क्रिटिसिज्म भी करा हुआ है पहले। तो बौद्ध जैन शास्त्रों में आपको अब पढ़ सकते हो कि किन बातों को लेकर के क्रिटिसाइज़ किया जाता था उनको। बट मैं फ्रॉम अ वेदांतिक पर्सपेक्टिव आज कुछ बातें बोलना चाहूँगा। पहली बात, ये आजीविका मानते क्या थे? आजीविका मानते थे नियति पे, जिसको लूजली हम ट्रांसलेट कर सकते हैं फेट या डेस्टिनी को लेकर के। फेटलिस्ट्स थे, मानते थे कि हमारा ये ऑलरेडी डिटरमाइंड है, कि अराउंड वो 6 लाख साल या 6 लाख जन्मों की बात करते थे, कि इतने साल या जन्मों के बाद एक इंसान को मोक्ष मिल जाता है, चाहे वो कुछ भी करे, हर चीज़ डिटरमाइंड है। अगेन, क्यों डिटरमाइंड है? वो वासना संस्कारों का लॉजिक देते हैं। वो कहते हैं कि देयर इज़ नो फ्री विल, और मेरे जो वासना संस्कार हैं, जो मेरे टेंडेंसीज़ और डिज़ायर्स हैं, जो मेरे इतने सारे जन्मों से, पिछले कई सारे जन्मों से मुझे इनहेरिट हुए हैं, उनके वजह से जो भी मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर होगा, दैट इज़ ऑलरेडी कमिंग फ्रॉम माई लास्ट जन्म, राइट? उसका मेरा कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। तो मैं जो भी करता हूँ, जो भी मैं फ्री विल से सोचता हूँ कि मैं ये इस चीज़ को फ्री विल से कर रहा हूँ, दैट इज़ एक्चुअली फ्री विल से नहीं हो रहा है। वो मेरा जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर है, इट्स दैट डिज़ायर एक्टिंग आउट। सो कई लोगों को लगता है कि इस पे तो वैल्यू है इस बात में, एंड मेरी जो टेंडेंसीज़ भी हैं वो भी पिछले जन्मों से आ रही हैं। तो दे से कि हमारी अकाउंटेबिलिटी बेसिकली ज़्यादा बचती नहीं है फिर, क्योंकि अगेन मेरे पास फ्री विल ही नहीं है, आई कैन नॉट चूज़, राइट? जो भी चीज़ें हो रही है मेरे साथ, दे आर ऑलरेडी डिटरमाइंड। मैं किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होऊंगा, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा, ये तक बात मेरे पिछले जन्मों के वासना संस्कारों के वजह से डिटरमाइंड है। मेरी रुचियाँ क्या हैं वगैरह वगैरह, वो सब कुछ डिटरमाइंड है। मैं जिस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ वो मेरे नए वासना संस्कार बना रहे हैं, और उसके बाद मैं जो भी मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट वासना है, जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर है, उसके हिसाब उसके तरफ काम करूँगा। तो इट बिकम्स लाइक अ लूप। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? पहली बात, इसका इसका ना आजकल लोग मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, मैंने देखा है, कई लोग डेस्टिनी और फेट वाले एग्जांपल्स को लेकर के एंड इन कंसेप्ट्स को लेकर के अकाउंटेबिलिटी से बहुत ज़्यादा बचना चाहते हैं। कई तो ज्योतिष के सर्कल्स में भी मैंने लोगों को देखा है जो इसको एज अ वेरी हार्ड कंसेप्ट ले लेते हैं, कि D60, D144 एंड उसके आगे के चार्ट्स वगैरह को अगर आप देखो तो आप बिल्कुल स्पेसिफिक डिटेल्स तक पॉइंट आउट कर सकते हो इंसान के जीवन के। और क्या कहते हैं, बेसिकली सब कुछ ऑलमोस्ट डिटरमाइंड ही है। बट वो भी कंप्लीट डिटर्मिनिज्म पे नहीं जाते हैं, वो कहते हैं ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत फ्री विल है, नेग्लिजिबल फ्री विल। बट ऑब्वियसली उससे भी वी एज वेदांतीज डिसएग्री। अब एक्चुअली ये अकाउंटेबिलिटी से बचने का बहुत बढ़िया ऑप्शन हो जाता है ना, कि मैं जो कर रहा हूँ उस पर मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं था। तो एम्परर्स, राजा वगैरह, इन लोगों को, जैसा श्री गुरु रोहितार्य ने अपनी एक वीडियो में कहा था, कि उन लोगों को ये दर्शन बड़ा पसंद आता था, क्योंकि वो लोग तो मैसेकर वगैरह करते थे। अब मेरा क्या, मुझे तो अब करना ही है, ऐसा सिचुएशन है, मेरे वासना संस्कार वगैरह हैं, मेरी रुचियाँ ऐसी हैं, मुझे करना ही पड़ेगा, ये चीज़ ज़रूरी है। तो
अब यहाँ पे मेन एक कंसेप्ट आ जाता है। पहली बात, कुछ नियो आजीविका उसको एड्रेस करते हैं, क्योंकि आजीविका तो असल आजीविका तो अब बचे नहीं, उनका संप्रदाय खत्म हो गया, सारे शास्त्रार्थ वगैरह हार गए वो, तो ऑब्वियसली जो नियो आजीविकाज हैं उनकी बात करते हैं। सी, दे बिलीव इन कर्मा, एंड कर्मा में बिलीव करने से, बस कर्मा में बिलीव मात्र कर लेने से इनका पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो डगमगाने लग जाता है। तो बेसिकली अब इस पे थोड़ा एलैबोरेट करते हैं कि कैसे ये जो स्पेसिफिक कर्मा वाला कंसेप्ट है ये पूरे इन नियो आजीविकाओं के दर्शन को ही डिसमेंटल करके रख देता है। तो पहली बात, अगर मैं मान रहा हूँ कि मेरे कोई भी चीज़ करने से, कोई भी एक्शन करने से एक नया कर्म बन रहा है और मुझे उसका कॉन्सिक्वेंस मिलेगा, और जो कर्म किए हैं मैंने उससे भी मुझे स्पेसिफिक वासना संस्कार मिलेंगे, राइट। मैंने कोई भी चीज़ की, वो मुझे अच्छा लगा बुरा लगा, तो उससे भी मेरा एक वासना बनेगा या फिर एक डिज़ायर बनेगा कि मैं, अगर मुझे वो चीज़ करके अच्छा नहीं लगा, डिज़ायर बनेगा कि एवर्जन के तौर पे वो बनेगा कि मुझे वो नहीं चाहिए, मेरा डिज़ायर है कि मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। और अगर वो चीज़ मुझे पसंद आई तो मेरा डिज़ायर बनेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। तो यहाँ से भी वासना आते हैं कर्मों के साथ। बट मेन कंसेप्ट क्या है कर्म का, कि मैंने कुछ किया, किसने किया, मैंने कुछ किया, आई द सेल्फ, मैंने कुछ किया तो उसका रिजल्ट भी मुझे वापस मिलेगा। अब अगर लेट से सब कुछ ही डिटरमाइंड है, तो वो तो इसी केस में हो सकता है ना कि मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कर्म कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं डिसाइड कर रहा हूँ मुझे क्या करना है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कोई और डिसाइड कर दे रहा है, या फिर मेरे मन में कोई बिल्कुल कंप्यूटिंग एल्गोरिदम की तरह चल रहा है जिसकी वजह से क्या कहते हैं, मैं कोई एक्शन कर रहा हूँ। अगर कर्म बन रहे हैं, नए कर्म बनने के लिए ज़रूरी है कि मैं अपने फ्री विल से उस चीज़ को डिसाइड करूँ कि हाँ मुझे ये स्पेसिफिक चीज़ करनी है। अब एक चीज़ देखना कि कोई भी चीज़, मेन कर्म का क्या, अगर गीता वगैरह को आप पढ़ो तो आपको क्या पता चलेगा कि कर्म के रिजल्ट क्या होते हैं, या तो सुख होता है या तो दुख होता है, दोनों फीलिंग रिलेटेड चीज़ें हैं। यू फील दोज थिंग्स, राइट। चाहे खुशी हुई चाहे दुख हुआ। अब अगर लेट्स से मैं किसी रोबोट को, एआई कंट्रोल रोबोट को प्रोग्राम करता हूँ और वो कुछ स्पेसिफिक टास्क्स करता है, तो क्या उसको कोई भी कर्म करने से खुशी या दुख अनुभव होगा? यू कैन प्रोग्राम इट टू फील रिवॉर्डेड, लाइक उसके एल्गोरिदम में एक चीज़ आएगा कि हाँ ये चीज़ मुझे और ज़्यादा करनी है, आई फेल्ट बेटर, बट क्या वो फीलिंग सही में उसे हो रही है? क्या वो एक लिविंग कॉन्शियस बीइंग है? नहीं, वो एक लिविंग कॉन्शियस बीइंग नहीं है, उसको कुछ फील नहीं हो रहा है। उसके एल्गोरिदम में बस ये डेटा पॉइंट्स की तरह रजिस्टर हो रहे हैं। अ रोबोट डज नॉट फील एनीथिंग। वी सी रोबोट्स, और किसी ने अगर मान लो किसी रोबोट को धक्का वक्का मार दिया तो उसके बाद फिर बंदे ऐसे करते हैं कि ओ ये क्या हो गया, हो ऐसा नहीं करना चाहिए था। दैट इज़ बिकॉज उसका जो फिजिकल बॉडी का रिजेंबलेंस है दैट इज़ लाइक अ ह्यूमन, तो हमें लगता है कि किसी ह्यूमन के साथ ही हो रहा है। बहुत ही सबकॉन्शियस लेवल पे हमें लगता है किसी ह्यूमन के साथ हो रहा है, इसलिए वी फील बैड फॉर दैट रोबोट। बट एट द एंड ऑफ द डे उस रोबोट को कुछ गंदा फील हो रहा है क्या? उस रोबोट को कुछ गंदा फील नहीं हो रहा। वी फील थिंग्स बिकॉज वी आर लिविंग कॉन्शियस बींग्स, राइट। तो कर्म का जो फल है वो उसी को मिल रहा है जो सही में उस कर्म को कर रहा है। रोबोट उस कर्म को खुद नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके मन में जो एआई वगैरह है वो एक प्रोग्राम्ड एल्गोरिदम से चल रहा है। रॉजर पेनरोज जो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, ही इज़ अ नोबेल प्राइज विनिंग थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, राइट। तो उनका पूरा अगर आर्ग्यूमेंट ही देखोगे तो उनका पूरा आर्ग्यूमेंट ही इस बेसिस पे है कि कॉन्शियसनेस बाय इट्स इनहेरेंट नेचर इज नॉन कंप्यूटेबल। आज तक तो किसी ने प्रूव नहीं किया है कि कॉन्शियसनेस कंप्यूटेबल है। वो फ्यूचर के लिए एक प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि कोई बाद में भी कॉन्शियसनेस को इन इट्सेल्फ कंप्यूट नहीं कर पाएगा, प्रोग्राम नहीं कर पाएगा किसी भी एआई में। एआई और रोबोट वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, दे आर वेरी गुड एक्टर्स। They can act as if they are happy, they can act as if they are sad, but they do not actually feel sadness, they do not actually feel happiness। वो बहुत ही इनहेरेंट कॉन्शियस बींग्स करते हैं। ऐसा नहीं बोल रहे सिर्फ ह्यूमंस करते हैं, कॉन्शियस बींग्स करते हैं। डॉग्स, कैट्स, इवन दे शो साइंस ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस, राइट। एनिमल्स मोर्न, राइट। तो
ये चीज़ रोबोट्स नहीं कर सकते। दे कैन एक्ट, उनका एल्गोरिदम उनको बोलेगा कि ऐसे चुप होकर के बिल्कुल बैठ जाओ और कुछ टाइम तक प्रोग्रामिंग वगैरह जो भी तुम्हारे दिमाग में कंप्यूटिंग चल रही है उसको स्लो कर देंगे। और हमें दूर से देख करके लगेगा कि इट इज़ सैड, बट उसके मन में सब कुछ मैकेनिकल चल रहा है, उसके मन में सारा एल्गोरिदम्स चल रहे हैं। इट्स नॉट एक्चुअली फीलिंग एनीथिंग, राइट। वो बस एक एल्गोरिदम अपना रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। सो द मेन थिंग इज कि नए कर्म को बनने के लिए और नए कर्म के फल को पाने के लिए दोनों के लिए एक कॉन्शियस डिसाइडर होना चाहिए जो हमारे मन में है, जो हम फ्री विल से डिसाइड करते हैं। फ्री विल बेसिकली क्या है? यू हैव सो मेनी डिज़ायर्स, बहुत हैवी वेटेज वाले डिज़ायर्स भी हैं आपके मन में कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स हैं ये, बट यू स्टिल एट द एंड ऑफ द डे गेट टू चूज़ कि मुझे ये डिज़ायर चूज़ करना है या नहीं करना है, मुझे इस डिज़ायर के पीछे जाना है या नहीं जाना है, राइट। अब मान के चलो फॉर एन एग्जांपल एक बंदा है जिसके पिछले जन्म में अल्कोहलिक वाले वासना संस्कार थे, मैं अल्कोहलिक था पिछले जन्म में, इस जन्म में वही वासना संस्कार लेकर के पैदा हो गया, लेट्स से। अभी मैं बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि बंदे का जन्म कैसे होता है एंड एवरीथिंग, इन सारी चीज़ों को भी, बट अभी के लिए कह देते हैं कि ठीक है, उसका जन्म हो गया और उस वही अल्कोहलिक वाले वासना संस्कार उसमें वापस से आ गए, तो उसकी टेंडेंसीज और डिज़ायर्स दोनों बचपन से ही अल्कोहलिक बनने के तरफ हैं। तो मतलब कि वो ज़्यादा परसेप्टेबल होगा टू अल्कोहलिक वाली चीज़ें। अब उसको दोस्त वगैरह मिलते हैं एंड एवरीथिंग, चाहे अच्छे दोस्त भी मिले वो उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा कंपेयर टू अल्कोहलिक वाले दोस्त। अब लेट्स से कि वो इस जन्म में भी अल्कोहलिक बन गया, तो ऐसे केस में उसका नॉन अल्कोहलिक बनना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, राइट, क्योंकि उसके पिछले जन्म के वासना संस्कार भी अल्कोहलिक वाले थे, इस जन्म में वो उन्हीं वासना संस्कारों को लेकर के पैदा हुआ, तो अगेन परसेप्टेबल वो ज़्यादा था अल्कोहलिक होने से। एंड देन अगेन जब उसने दारू वगैरह वापस शुरू कर दी तो वह वापस इस जन्म में भी अल्कोहलिक बन गया है। तो उसको कितना भी कर लिया जाए वो ठीक कभी नहीं होगा। दिस इज जस्ट लाइक सो कमेडिक फ्रॉम अ वेदांतिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप कह दे रहे हो कि ये इंसान ठीक कभी हो ही नहीं सकता। वेदांता होल्ड्स फ्री विल एंड कर्म के कॉन्सेप्ट को बहुत डियरली। अब मैं ये बार बार कर्म का कंसेप्ट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अब मैं एक फैक्ट रिवील करता हूँ, जो असल आजीविका थे वो कभी कर्म को मानते ही नहीं थे, क्योंकि जब कर्म को मानना शुरू कर दोगे तो यही तो प्रॉब्लम आ जाएगी कि कर्म का फल, और कर्म का फल तभी मिलता है जब कोई इंसान उस कर्म को, कोई कॉन्शियस बीइंग उस कर्म को कर रहा हो, और उस कर्म को करने के लिए यू नीड टू हैव फ्री विल। अगर लेट्स से एक पत्थर एक टेबल पे रखा है और बहुत तेज़ हवा चली, खिड़की से अंदर आई हवा और वो पत्थर नीचे गिर गया, ठीक है, तो क्या करोगे? अब पत्थर को ब्लेम करोगे कि नीचे क्यों गिर गया? वो तो फिजिक्स के लॉज फॉलो कर रहा है, राइट। हवा चली बहुत तेज़ तो वो नीचे गिर गया टेबल से, ग्रेविटी भी वहाँ पे आई और वो नीचे गिर गया। अब उसके लिए कोई उसको ब्लेम तो नहीं कर सकता ना। अगर लेट्स से बहुत आंधी तूफान आई, कोई पेड़ गिर गया किसी गाड़ी पे, आप पेड़ को जाके डांटोगे? नहीं, वो उसका कंट्रोल ही नहीं है उस चीज़ पे, तो उसको उसका फल नहीं मिलता, राइट। हम नेचर में क्या देखते हैं, शास्त्रों में एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जहाँ पे भी कोई चीज़ प्रत्यक्ष में आपको गलत देखने लगे और शास्त्र में अलग चीज़ बोली जा रही हो, शास्त्र में बोला जा रहा हो कि अग्नि, लेट से बोला जा रहा हो, बोला नहीं जाता बट बोला जा रहा हो कि अग्नि ठंडी है, आपको आपके हाथ को नहीं जलाएगी, तो आपके हाथ डाल दोगे अग्नि में? नहीं डालोगे ना। ईदर यू विल से कि दिस इज करप्टेड, प्रक्षिप्त है ये, या दूसरी चीज़ यू वुड से कि कोई मेटाफोरिकल मतलब है इसका, या किसी और अग्नि के बारे में बात हो रही है, ये इस अग्नि के बारे में, रियल अग्नि के बारे में बात नहीं हो रही है। तो अगेन प्रत्यक्ष को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। आप प्रत्यक्ष में जो आपको दिख रहा है उसको लेकर के आप टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन चेंज कर सकते हो। सिमिलरली नेचर में हमें क्या दिख रहा है? नेचर में जिसके पास कोई फ्री विल है नहीं, उसको आप पनिश कैसे कर सकते हो? कभी सुना है आपने कि कोई शेर, किसी शेर ने क्या कहते हैं, किसी इंसान को मार दिया तो उसकी वजह से उस शेर को फांसी दे दी गई हो, ह्यूमन मोरालिटी के बेसिस पे उसको जज किया हो कि नहीं इसने जानबूझ के ये क्राइम किया है? ऐसा नहीं होता। अब हाँ, उसको ट्रैंकुलाइज कर दिया जाएगा या फिर उसको जंगल में वापस भेज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एज अ लायन उसके पास कोई फ्री विल ही नहीं है, उसका इनहेरेंट नेचर है बाकियों को पकड़ करके मारना और खाना, तो इस वजह से उसको हटाया जाएगा, बट उसको ह्यूमन मोरालिटी की बेसिस पे नहीं देखा जाएगा, राइट। क्योंकि पशुओं का मतलब क्या है?
जो बंधा हुआ हो, पाश जिसको कहते हैं, लीश बंधा हुआ है, उसके पास फ्री विल नहीं है, उनके पास एक्चुअली में नेग्लिजिबल फ्री विल या फिर ज़ीरो फ्री विल होती है। क्योंकि अगर आप लायन को फ्री विल दे दोगे तो वो तो इतने हीरोनों को मार करके खा जा रहा है, उसको तो बड़ा पाप लग रहा होगा, राइट। दे आर बाउंड बाय देयर एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज। जब कोई बहुत छोटा बच्चा होता है तो वो अपने एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज से बाउंड है, उसकी कॉन्शियसनेस अभी तक डेवलप नहीं हुई है। जैसे कहते हैं ना कि डिसीजन मेकिंग के लिए प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है ब्रेन का, उसको डेवलप होने की ज़रूरत है, और वो 21-23 ऐसे जा कर के होता है मोस्टली, तो 21-23 की एज पे। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि जो 18 साल से कम की एज में क्राइम करते हैं उनको जुवेनाइल में ज़्यादातर टाइम भेजा जाता है, जब तक बहुत ज़्यादा हॉरेंडस क्राइम ना कर दिया हो किसी ने तो, राइट। इंडिया में तो वैसे भी उनको छोड़ ही दिया जाता है, लाइक जुवेनाइल में भेज करके हॉरेंडस क्राइम करने पे भी, दैट समथिंग एल्स। बट मेन बात क्या है कि अगेन यहाँ पे भी, जहाँ तक आई रिमेंबर, 10 साल या 7-8 साल से छोटा बच्चा अगर कोई क्राइम करता है तो उसको उसकी सज़ा कभी नहीं मिलती, चाहे कितना ही हॉरेंडस क्राइम क्यों ना हो। अगर लाइक साइकोलॉजिकली इल नहीं है वो तो, कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है उसको तो, क्योंकि मान लो दो छोटे भाई एक दूसरे के साथ WWE टाइप का कुछ घर में खेल रहे हैं, और एक गलती से लड़ते लड़ते मर जाता है, सर्वर टकरा जाता है कहीं से, उस दूसरे ने धक्का दिया, मर गया। अब वो खेल खेल में मर गया एक बंदे से दूसरा बंदा, तो यू कैन से कि नहीं दोनों लड़ रहे थे, बड़े भाई को छोटे भाई पे ध्यान देना चाहिए था, उसने मार दिया वगैरह वगैरह, ऐसा कर दिया, राइट। बट क्या उसको जज किया जाता है इस बेसिस पे, हमारे कॉन्शियस ह्यूमन मोरालिटी के बेसिस पे? नहीं ना, क्योंकि उसका डिसीजन मेकिंग का स्किल ही डेवलप नहीं हुआ है। डिसीजन मेकिंग का स्किल कब डेवलप होता है? जब मैं बोल रहा हूँ डिसीजन मेकिंग का स्किल डेवलप हो रहा है, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग लाइक फ्री विल, जो धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे डेवलप होती जाती है। उसके बाद वी कैन चूज कि हमें अपने एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज पे रिएक्ट करना है या नहीं करना है, राइट। हम कॉन्शियस डिसीजंस ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो मोरल फ्रेमवर्क चल रहा है, जो कि पूरा जुडिशियरी चल रहा है एंड एवरीथिंग, जो क्योंकि जुडिशरी तो एथिस्टिक है, वो तो यही देख रहा है ना कि प्रत्यक्ष में क्या हो रहा है। एक बच्चे के सामने आप चॉकलेट रखो और एक बड़े बंदे के सामने आप एक चॉकलेट रखो, ठीक है। लेट से किसी वजह से बच्चा भी डायबिटीज़ से डायग्नोस्ड है और बड़ा आदमी भी, तो ज़्यादा चांस तो ये है ना कि बड़ा आदमी नहीं जाएगा चॉकलेट खाने, और वो छोटा बच्चा फिर भी चल जा करके खा जाएगा, क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसको कितना ही समझा दो कि डायबिटीज़ है तुम्हें, डायबिटीज़ है तुम्हें, डायबिटीज़ है तुम्हें, तुम्हें नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, उसकी इनहेरेंट टेंडेंसी है कि ये मीठा है, मुझे ये खाना है, तो वो कंट्रोल नहीं कर सकता ना। धीरे धीरे करके फ्री विल की एजेंसी डेवलप होती है। यहीं पे मेन बात आती है कि आजीविका कर्म को भी नहीं मानते थे। आजीविकाओं का पूरा कंसेप्ट कैसा था? मैंने मेडिटेट किया, मुझे पता चला है कि कुछ दूसरे बीइंग से या फिर कहीं से मुझे पता चला है, रेवलेशन है, डिवाइन रेवलेशन है कि कर्म वगैरह कुछ नहीं होते, सब कुछ ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड है। ये 6 लाख जन्म, 6 लाख साल वाला चीज़ प्री डिटरमाइंड है। बट देर इज नो प्रत्यक्ष एविडेंस टू शो कि फ्री विल डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। प्रत्यक्ष में हमें ये देखने को नहीं मिलता, वरना पत्थर को भी लोग डांट रहे होते कि तुम टेबल से नीचे कैसे गिर गए, या पेड़ अगर किसी के घोड़े पे गिर जाता और समथिंग लाइक दैट, तो पेड़ को भी डांट रहे होते, अरे तुम तो बहुत खराब हो, तुम तो गिर गए। उसका कंट्रोल ही नहीं है ना, जिसका कंट्रोल नहीं है खुद पे, उसको थोड़ी सज़ा मिलती है। हमारे नॉर्मल ह्यूमन मोरालिटी में भी उसको सज़ा नहीं मिलती। तो अगर पहली बात अगर मुझे सुख दुख मिल रहा है, तो सुख दुख मिलने का ही रीज़न ये का मतलब ये हो गया कि मैंने कर्म किया था। वही जैसा मैंने बताया कि कोई एआई ड्रिवन रोबोट है, वो कर्म कर रहा है, तो वो सुख दुख फील नहीं कर सकता जैसे ह्यूमंस फील करते हैं, या कॉन्शियस बींग्स सुख दुख फील करते हैं। वो सुख दुख नहीं फील कर सकता। उसका एल्गोरिदम ऐसे एक्ट करेगा वही कि कंप्यूटिंग थोड़ा स्लो कर दो, थोड़ी भारी आवाज़ में बात करना शुरू कर दो कि दुखी हो वगैरह वगैरह। वो सब उसके कंप्यूटिंग लेवल पे चल रहा होगा, एल्गोरिदम में पीछे प्रोग्रामिंग वाले लेवल पे चल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि वो कुछ फील कर रहा होगा। तो दैट्स द मेन डिस्टिंक्शन। हम सुख दुख फील करते हैं, दैट इन इटसेल्फ सेज कि हम कर्म का फल भोगते हैं, और कर्म का फल हम तब तक नहीं भोग सकते जब तक हमने खुद कर्म ना किया हो। अगर मैंने खुद कर्म किया है तभी मुझे कर्म का फल मिल रहा है। सो दिस वॉज जस्ट अ बिट ऑफ माई काउंटर आर्ग्यूमेंट टूवर्ड्स द होल नियो आजीविका बिजनेस।
फर्स्ट ऑफ ऑल आजीविका कर्म को मानते ही नहीं थे, तो अगर कोई भी आदमी इस तरीके का है जो कर्म को नहीं मान रहा है एट द एंड ऑफ द डे, तो वो कोई मोरालिटी भी उसके लिए फिर एग्जिस्ट नहीं करती। चाहे अब तुम वर्ड प्ले करना शुरू कर दो कि मैं फेटलिज्म को मानता हूँ या डिटर्मिनिज्म को मानता हूँ या इसको मानता हूँ उसको मानता हूँ, एट द एंड ऑफ द डे तुम डिटर्मिनिज्म को भी मान रहे हो कि मेरा जो अगला पल में मैं क्या करूँगा वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो भी तो वही मेन बात आ गई कि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है अगर वो चीज़, तो तुम जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें नहीं मिलना चाहिए फिर, राइट। कर्म का फल इस तरीके से नहीं देखा जाता कि फिजिकली क्या डैमेज हो गया। कर्म का फल बहुत, वेदांत में तो कर्म का फल क्लियरली है कि सुख और दुख है। अगर मैं कोई पत्थर को बहुत अगर लेट्स से कोई पत्थर खिड़की पे रखा है और बहुत तेज़ हवा चली, वो खिड़की से नीचे गिर गया, ऑब्वियसली नीचे जा करके पत्थर को डैमेज होगा, फिजिकल डैमेज होगा, दुख तो नहीं हुआ ना उसको, क्योंकि उसने खुद नहीं किया कर्म। आप क्या बोलोगे अब पत्थर को नर्क भेजो क्योंकि उसने सुसाइड कर लिया है? डम्ब, इट्स डम्ब, राइट। जब तक मैं खुद कॉन्शियस एक्शन नहीं लेता हूं तब तक उस कॉन्शियस एक्शन का रिजल्ट भी मुझे नहीं मिलेगा। दैट्स द मेन क्रक्स of all this. So, through this, I just discussed a point about why आजीविकाज failed. अगेन आजीविकाओं पे तो फिर उनको शास्त्रार्थ में कैसे बौद्धों ने और जैनों ने अपने लॉजिक से हराया था, उसके तो बौद्ध और जैन टेक्स्ट हैं, उनमें कोई भी डीप डाइव करके वो भी देख सकता है कि ओरिजिनल आजीविकाओं को कैसे हराया गया था। ऑब्वियसली दे लॉस्ट, दैट्स वाई दे आर नॉट सर्वाइविंग अभी तक, राइट। बाकी आपको योग वाले अभी भी मिल जाएंगे, कुछ न्याय वैशेषिका वाले लोग भी अभी भी मिल जाएंगे, है ना। सांख्य वाले आई डू नॉट थिंक सो अब कोई है। मीमांसक वाले अभी भी मिल जाएंगे, कुछ कुछ डीप घुसे हुए हैं पूर्व मीमांसा वाले, बट वो मिल जाएंगे। वेदांती तो भरे हुए हैं। तो जो हारे वो कम होते गए और जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए वो तो बिल्कुल ही हार गए, क्योंकि उनका कोई, अगेन एज एन आजीविका जो कर्म को भी नहीं मानता, तुम बस अपने डिवाइन रेवलेशन को मान रहे हो। तुम बस ये कह सकते हो कि मेरी किताब में लिखा है ये बात, इस वजह से सब कुछ मानो, और कोई लॉजिक नहीं बचता तुम्हारे पास, क्योंकि अगेन वही कर्म फल सिद्धांत के लिए तो यही आ जाता है ना कि जब तक तुम कर्म नहीं कर रहे तब तक तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा। सुख और दुख की मेन बात है, सुख और दुख है दो मेन फल। अच्छा कर्म करोगे तो सुख मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो दुख मिलेगा। दैट्स द नॉर्मल कंसेप्ट इतने सारे जन्मों का एंड एवरीथिंग। तो अगर तुम्हारे पास फ्री विल है ही नहीं, तुम कंप्लीटली कंट्रोल्ड हो अपने वासना संस्कारों से और वो एल्गोरिदम की तरह तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं, तो तुम कर्म कर ही नहीं रहे हो। तुम्हारे पास फ्री विल है ही नहीं, कभी भी एजेंसी ही नहीं थी तुम्हारे पास फ्री विल की। तो दैट्स इट फॉर दिस वन। बी अकाउंटेबल ऑफ योर डीड्स। अपने कर्म बहुत सोच समझ के करो, क्योंकि उसका फल आपको भोगना है। आप रोबोट नहीं हो। आपको अपने इंडिविजुअल लाइफ में चाहे जितना एक्ट कर लो कि ठीक है मैं नियो आजीविका हूँ, मैं डिटर्मिनिज्म को मानता हूँ, फेटलिज्म को मानता हूँ, जो भी मानता हूँ, एट द एंड ऑफ द डे तुम जो कर्म करोगे उसका दुख, उससे होने वाला दुख, उससे होने वाला सुख दोनों तुम्हें मिलेगा और तुम उस चीज़ को फील करोगे। तुम कोई एआई ड्रिवन रोबोट या तुम कोई पत्थर नहीं हो। तो तुम्हारे कर्म वेटेज होल्ड कर रहे हैं तुम्हारे आज के प्रेजेंट के लिए, राइट। मेक द गुड डिसीजंस, मेक द धार्मिक चॉइसेस। जय श्री लक्ष्मी नरसिंह देव।